जी कंफर्म करेंगे, लेकिन क्या कि तो मैं आकर आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। सोर्स आप ऑफ एक, पब्लिकेशन। मैं ज़रा दोबारा इस पे ओवरव्यू देता हूँ। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस कंस्ट्रक्शन, ये आज का हमारा जो है टॉपिक है, ठीक है। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस कंस्ट्रक्शन। तो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस कहते किसे हैं, ठीक है। तो वो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस वो डेटाबेस होता है जिसमें हमारे पास किताबों के बिब्लियोग्राफिक डेटा, पीरियडिकल्स का बिब्लियोग्राफिक डेटा, मतलब बुक्स एंड नॉन बुक मटेरियल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं, जर्नल्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, थीसिस हैं, डिजर्टेबल हो, उसको हम किसी भी टाइम सर्च कर सकें, ठीक है, और उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो उसमें आइडेंटिफाई करके अपना काम जो है मुकम्मल कर सकें। तो उसको हम क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। वो डेटाबेस जिसमें अच्छा, अब बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस जिस तरह मैंने आपको कहा कि इसमें हमारे पास बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, लेकिन आप सब लोग खामोश रहें। तो बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 8 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन, आप लोगों ने 8 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन पढ़ा है ना? जी सर। हाँ, तो वही 8 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है हमारे पास, जो हम कहते हैं टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, मटेरियल स्पेसिफिक डिजिग्नेशन या मटेरियल स्पेसिफिक डिटेल्स, फिर हमारे पास एडिशन स्टेटमेंट और पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, और ये सारी चीज़ जो है, फिर स्टैंडर्ड नंबर इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, नोट्स, ट्रेसिंग स्टेटमेंट, ये सारी हमारे पास क्या है? बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है। तो यही इंफॉर्मेशन किसी भी मतलब किताब के हवाले से या पीरियडिकल्स के हवाले से हमारे पास एक डेटाबेस में हम उसको पुट करें, तो उसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। समझ आ रही है अभी? यस सर। यस सर। अच्छा, आप जरा मुझे बताएं कि पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम कौन कौन से एरियाज लिखते हैं? सर जी सच बात कहूँ, ये हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे, लेकिन अभी हमसे भूल गए। रजिस्टर में पड़ी हुई है, लेकिन हमें सर याद नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुने ना, ये चीज़ ऐसी है ना कि इसके साथ आपकी अगर मतलब लाइब्रेरी साइंस की जॉब आपने लेनी है, मतलब पूरी लाइफ है, ये चीज़ें ऐसी ना कि इनको आपने याद रखना है। ये तो अब कोई बात नहीं हुई कि हमने फलां सेमेस्टर में पढ़ी थी और हम भूल गए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने हमेशा इसको याद रखना है। अब सिंपल से आप देख लें यस कि सर। एक किताब का जब आप कैटलॉग बनाते हैं तो ये 8 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन ही आप यूज़ करते हैं। टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी में हम टाइटल लिखते हैं, ठीक है, उन्वान। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता तो आप बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस की कंस्ट्रक्शन पर कैसे करेंगे, उसका फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे, जो बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो इसमें यस सर। टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, उसको याद कर, ये 8 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो ठीक है, ये आप सही यस डिटेल से सर। जानते हैं। मैं जनरली आपको बताता हूँ, देखो जी सर। मैंने मास्टर 2006 में किया है, और आप यकीन जाने कि उस वक्त जो हमने याद किया था अभी तक जो है हमें ये चीज़ें याद है। अब ये नहीं कि मैंने दोबारा इसके लिए कुछ चीज़ देखी है। टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी में हम क्या करते हैं, जो टाइटल होता है वो लिखते हैं किताब का, सब टाइटल होता है तो वो भी लिखते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी मीन कि ये किताब किसने लिखी है, अगर आथर है, एडिटर है, कंपाइलर है, तो वो भी हम इसमें लिखेंगे। तो इस एरिया में ये इन्फॉर्मेशन आ गए। फिर मटेरियल स्पेसिफिक डिजिग्नेशन जो है, ये हम नॉन बुक मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कैटलॉगिंग में। फिर जो है हमारे पास तीसरा जो एडिशन स्टेटमेंट, कि इसकी एडिशन कौन सी वो हम लिख लें। फिर जो है हमारे पास, मुझे तरतीब से याद नहीं है कि उसके बाद फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन है या पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन मैं बताता हूँ कि पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या आता है। पब्लिकेशन में पब्लिशर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये मेन चीज़ें हमारे पास आती हैं, हम ये लिखते हैं। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं कि इस बुक की डायमेंशन क्या है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, और इसमें पेजिनेशन कितने हैं हमारे पास, कितने पेजेस के, इसमें इलोस्ट्रेशन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। फिर उसके बाद जो हम स्टैंडर्ड नंबर इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी में हम क्या कहते हैं, आईएसबीएन है, आईसीएसएन है, ठीक है,
ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। फिर नोट एरिया में ऑल दोज इन्फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन देन वी पुट दोज इन्फॉर्मेशन इन नोट एरिया। हम वो नोट एरिया में वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो किसी और एरिया में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, और हम कहते हैं कि ये ज़रूरी है इस किताब के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देना। फिर ट्रेसिंग स्टेटमेंट है जिसमें हम सब्जेक्ट हेडिंग लिखते हैं और एडिट एंट्रीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम उसमें लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें कम से कम आप लोगों को याद होनी चाहिए कि ये हम एक किताब के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं। फिर आगे इंशाल्लाह डिटेल से एक चीज़ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मार्क जो है मशीन रीडेबल कैटलॉग, उसके लिए कौन कौन से फील्ड असाइन है, या हम बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे, ये सारी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। फिलहाल इसकी थोड़ी थ्योरी है, आप इसको देख लें। तो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस उसको कहते हैं जिसमें सारा इंफॉर्मेशन पड़े, किसी भी रिकॉर्ड से रिलेटेड, किसी भी किताब से रिलेटेड, या किसी भी पीरियडिकल से रिलेटेड। अब लाइब्रेरी डेटाबेसेस, ये लाइब्रेरी डेटाबेसेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं? तो वो डेटाबेसेस जिसमें लाइब्रेरी के मुतालिक जो है इंफॉर्मेशन पढ़े हों। फॉर एग्जांपल ओपेक आप ले लें, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। अगर किसी भी लाइब्रेरी का ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, इट मीन कि उसका डेटाबेस ऑनलाइन अवेलेबल है, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। जिसके लिए हमने सबसे जो बेस्ट एग्जांपल ली है वो वर्ल्ड कैट की है, OCLC और वर्ल्ड कैट जिसको हम कहते हैं। वर्ल्ड कैट ये दुनिया का सबसे बड़ा यूनियन कैटलॉग है जिसमें मोर देन 10,000 लाइब्रेरीज अराउंड द वर्ल्ड, उसमें उनके कैटलॉग्स इंक्लूड है, ठीक है, जिसमें 360 लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो है इसका मवाद जो है ऑनलाइन इसके बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर अभी जो मेन हमारा काम है वो क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क। जो मैंने कहा कि बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन का आपको पता होना चाहिए, वो इसलिए कहा कि जब आप किसी लाइब्रेरी के लिए बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस क्रिएट करने में सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। फ्रेमवर्क में आपको सिंपल सी एग्जांपल ले लूँ। फॉर एग्जांपल आप एक लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए एक ऐसा फॉर्म क्रिएट करूं कि जिसमें जो डेटा हम चाहते हैं सिर्फ वो पुट हो। अदरवाइज बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो 8 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन है, उसको अगर फर्दर आपको वो करें, मतलब डिटेल से देखने, तो उसमें सैकड़ों फील्ड्स हैं जिसको हमने फिल करना होता है। लेकिन नहीं, जो हमारे लिए ज़रूरी है हम वो करेंगे। जिस तरह हमने कहा है ना कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन या फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी स्कूल की लाइब्रेरी है, तो स्कूल की लाइब्रेरी के लिए आप बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देते हैं। उसके लिए जस्ट एक्सेशन नंबर, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, ठीक है, पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये काफ़ी होता है। उसके बाद फिर जब कॉलेज लेवल की हो तो उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, उसमें हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर जब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरी या बड़ी स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं, उनके लिए हम और डिटेल से उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। मतलब इवन इसमें ये देखते हैं कि इसमें इलस्ट्रेशंस है या नहीं है, इसमें कितने कीवर्ड्स है या नहीं है, जितने उनके कंटेंट्स है वो भी हम डालते हैं, ताकि कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सके आसानी से। तो अगर आप लोग किसी छोटी लाइब्रेरी में, तो उसके लिए मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क, मतलब आजकल के जो सॉफ्टवेयर है वो मार्क बेस्ड अगर हो तो अच्छे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अदरवाइज अगर मार्क बेस्ड ना हो तो उसमें फिर क्या कर सकते हैं, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं डेटा को। तो फिलहाल कुछ टिप्स मैंने इधर आप लोगों को वो किए हैं, आप ज़रा ये देख लें कि इसमें अगर हम बिब्लियोग्राफिक मार्क को थोड़ा छोड़े, फिलहाल आप देख लें कि बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क बनाते कैसे हैं। मार्क तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, मशीन रीडेबल कैटलॉग। यस सर। हाँ चलो फिर तो ठीक है। फिर मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं। जब आप डेटाबेस बना रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए फ्रेमवर्क बनाएंगे। फ्रेमवर्क में आप लोग क्या लिखेंगे, सादा से अल्फाज में मैं आपको कहता हूँ। जिस तरह मैंने कहा कि कौन सी लाइब्रेरी है, स्कूल की है, कॉलेज की है, यूनिवर्सिटी की है, उसके मुताबिक आप फ्रेमवर्क बनाएं। तो फ्रेमवर्क में हम ये बनाते हैं कि सबसे पहले हमने लेट सपोज टाइटल लिखना है एक किताब का, फिर उसके बाद उसका सब टाइटल लिखना है, फिर आथर्स लिखने हैं, फिर को आथर्स लिखने हैं, फिर जो है हमने उसका वो लिखना है कि मतलब इसका आईएसबीएन नंबर है, क्या है, कॉल नंबर जो है वो हमने लिखना है, क्लासिफिकेशन नंबर और आथर मार्क, जितने जितने इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उन सब के लिए हम अलग अलग फील्ड बनाएंगे। डेटाबेस में मैंने आपको कहा था ना कि डेटाबेस एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ टेबल्स होता है, रिलेटेड टेबल्स, ये मैंने आपको कहा है ना। तो बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क, हाँ,
तो उसमें मैंने आपको फील्ड्स का भी कहा है कि फील्ड किसे कहते हैं और रिकॉर्ड किसे कहते हैं। फील्ड मैंने कहा है कि कॉलम को कहते हैं, रिकॉर्ड मैंने कहा है कि रोज को कहते हैं। तो इसीलिए अगर हम ये बना रहे हैं बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल में हम फील्ड्स लिखेंगे, ठीक है, और उसमें रिकॉर्ड्स लिखेंगे। तो फील्ड और रिकॉर्ड में हम डेटा पुट करेंगे। तो मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क में हमारे पास फील्ड्स कौन से हैं, एक सेशन नंबर, टाइटल, आथर, ये मैं छोटे लेवल की लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, आईएसबीएन नंबर, और हमारे पास उसके सब्जेक्ट हेडिंग्स, ये हम लिख लेते हैं। अगर यही हम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम अगर कोहा में इसको बनाते हैं तो हम कैटलॉगिंग, हम कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में हम कैटलॉग्स में आके टूल्स में जाएंगे, टूल्स में हम कैटलॉगिंग में मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क पे आएंगे, और यहाँ पर हम एक नया फ्रेमवर्क बनाएंगे। जिस तरह हमने नई लाइब्रेरी बनाई थी और उधर न्यू लाइब्रेरी पे क्लिक किया था, इधर हम न्यू फ्रेमवर्क पर क्लिक करेंगे। तो जैसे न्यू फ्रेमवर्क पर क्लिक करेंगे, ये वैसे भी वीडियो प्रेजेंटेशन, मतलब जो इसकी वीडियो बन रही है, तो अगर मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ तो खैर की कोई मसला नहीं, आप बाद में भी इसको देख सकते हैं, और इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों का कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। मार्क चूंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो पर ये मेरे लिए आसानी है, आपको पता होगा कि मार्क के टैग्स कौन कौन से हैं। मार्क एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है एक फील्ड को, ठीक है, एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो रिकॉर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक सेशन नंबर, तो इन्होंने एक सेशन नंबर को एक डिजिट असाइन किया है। अगर हम टाइटल लिखते तो इन्होंने टाइटल को डिजिट असाइन किया है, नंबर से असाइन किए हैं। तो इस तरह मार्क के नंबर्स में रहते हुए हमने क्या करना है, एक बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क हमने तैयार करना है। फॉर एग्जांपल, इफ समबडी वांट्स टू डिजाइन अ कस्टमाइज्ड डेटा एंट्री फॉर्म, अगर कोई चाहता है कि सबसे पहले एक फॉर्म बनाए, उसको कस्टमाइज करें, तो उसमें क्या है कि फ्रेमवर्क कोड्स नहीं है, उसमें वो क्या लिखेगा, फॉर एग्जांपल फ्रेमवर्क कोड में लिखता हूँ CDEF, ये वैसे मैंने कस्टमाइज डेटा एंट्री फॉर्म के लिए लिखा है। कस्टमाइज डेटा एंट्री फॉर्म अगर हम बना रहे हैं, आप क्या करें, आप अपनी लाइब्रेरी के लिए अगर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी खुशाल खान खट्टक यूनिवर्सिटी, तो आप फ्रेमवर्क में लेके क्या सेंट्रल लाइब्रेरी CLKK UK डेटा एंट्री फॉर्म, ठीक है, या सेंट्रल लाइब्रेरी बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म। तो जो भी आप फ्रेमवर्क बना रहे हैं उसको एक नाम दें, तो उसके लिए हम कोड देते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में उसको वो डिस्क्राइब करते हैं, और फिर सबमिट पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमारे पास इस किस्म का एक फ्रेमवर्क बन जाता है। इसमें देख लें CDEF कस्टमाइज्ड डेटा एंट्री फॉर्म, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम उसके लिए फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो फ्रेमवर्क के लिए हम हमने क्या किया, टूल्स में गए, फिर बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क पे क्लिक किया है, मार्क फ्रेमवर्क पे हमने क्लिक करके न्यू फ्रेमवर्क बनाया है, जिसको हमने नाम दिया है CDEF, मीन के कस्टमाइज डेटा एंट्री फॉर्म। तो यहाँ आके आप एक्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको लिखा है कि मार्क स्ट्रक्चर, तो आप मार्क स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे। मार्क स्ट्रक्चर पर क्लिक करने के बाद आप फिर ओके का बटन प्रेस करेंगे। जब ओके का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारे पास बाय डिफॉल्ट वी हैव 340 टैग्स इन कोहा एंट्री फॉर्म। अगर कोहा की हम बात कर लें, तो अगर हम इनिशियली एक नया फ्रेमवर्क बनाते हैं तो उसमें 340 फील्ड्स होते हैं। 340 टैग्स मीन कि 340 क्या, टाइटल का एक नंबर आ गया, फिर आथर का सब टाइटल का दूसरा, अल्टरनेट टाइटल का तीसरा, फिर इसके बाद अगर हम आईएसबीएन लिखते हैं तो उसका चौथा। इस तरह हर एक फील्ड जो है, टोटल कितने बनते हैं हमारे पास, 340 टैग्स बनते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वी हैव 340 टैग्स इन कोहा एंट्री फॉर्म। If we want to delete unnecessary tags, then we will click on action button and then click on delete. अब जितने भी फील्ड्स हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो आपसे रिलेटेड नहीं है। अगर आपकी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा स्पेशल लाइब्रेरी है, ठीक है, जो रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें आप ज़्यादा फील्ड्स रख लें। लेकिन क्या है, अमूमन हम जो 8 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन के जो मेन टैग्स हैं, हम वही यूज़ करते हैं। तो अब उसको यूज़ करने के लिए आप क्या करें, ये 340 टैग्स में उन टैग्स को आप डिलीट कर लें जो आप समझते हैं कि ये अननेसेसरी है, ये ज़रूरी नहीं है, इनको हम डिलीट करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें,
जो फील्ड है, फॉर एग्जांपल ये कंट्रोल नंबर है, ये बटन पे क्लिक करने के बाद मैं डिलीट करूंगा इसको। तो मतलब डिलीट करना बहुत आसान है, लेकिन क्या है 340 टैग्स हैं, एक दिन आप लोग का लग जाएगा इसको अननेसेसरी फील्ड्स डिलीट करने में। इसको और भी बहुत सारी, लेकिन वो तो हम क्या करेंगे, हम अननेसेसरी फील्ड्स को, इफ यू, ये मैंने सारे स्लाइड में लिखा भी है, इफ यू वांट टू मेक अ सिंगल डेटा एंट्री पेज इंस्टेड ऑफ 10 पेजेस, देन क्लिक ऑन एक्शन बटन। अच्छा, इसमें एक बाय डिफॉल्ट इसमें 10 पेजेस भी है, 10 पेजेस की डेटा एंट्री फ्रेमवर्क है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं 10 तो बहुत ज़्यादा, हम एक पेज पे उसको लेके आते हैं, फिर उसका क्या है, इफ यू वांट टू मेक अ सिंगल डेटा एंट्री पेज इंस्टेड ऑफ 10 पेजेस, देन क्लिक ऑन एक्शन बटन ऑफ योर डिजायर्ड टैग एंड देन क्लिक ऑन सब फील्ड। फॉर एग्जांपल, वी वांट टू ट्रांसफर द टैग 245 on page 0, then search 245 field and click on action button और फिर सब फील्ड में आप चले जाएं। ये अभी थोड़ा आप लोग के लिए मुश्किल होगा जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन क्या है कि ये आपका कंसेप्ट मैं बना रहा हूँ। उसके बाद ये वीडियो आप लोग बार बार भी देख सकते हैं और फिर आप खुद भी कोहा में काम कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि मैं इसके बाद आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली आप लोगों को फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे। इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इस वीडियो को देखें, जो मेरी प्रेजेंटेशन है आप इस पर कंसंट्रेट करें और बार बार ये वीडियो देखें तो आप लोग को अंदाज़ा होगा कि अच्छा, और हर एक चीज़ मैंने स्टेप वाइज लिखी भी है कि इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने क्या करना है, और मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को बताऊंगा। फिर है क्लिक ऑन मैनेज इन टैब एंड सेलेक्ट 0 इंस्टेड ऑफ 2 इन सब फील्ड। इसमें क्या है कि अगर हम चाहते हैं, ये देख लें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 10 पेजेस हैं, तो 10 पेजेस से हटा के हम क्या करते हैं, सिर्फ 0 पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो इधर हमें क्या करूँगा, मैनेज इन टैब एंड सेलेक्ट 0। तो इधर मैं 0 पर क्लिक करूँगा मैनेज टैब्स में आके, ये देख रहे हैं इधर बाई डिफॉल्ट 245 जो है वो पेज 3 पे पड़ा होता है। इधर हम क्लिक करके इसको 0 पे लेके आएंगे तो इट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन 0 पे शो होंगे। You can see below that 245 tag subfield A is shown in page 0. अब क्या है कि वो 245 जो है वो हमने 3 पेज से उठा के फर्स्ट पेज पे लेके आए हैं 245। इधर आप देख सकते हैं टाइटल स्टेटमेंट 245, ये क्या है, मार्क का टैग है, किस चीज़ के लिए, टाइटल स्टेटमेंट के लिए। टाइटल के लिए 245 ए का फील्ड यूज़ होता है। तो 245 ए जो हम 0 में लेके आए हैं। ये थोड़े बहुत मतलब जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए थे कि बिब्लियोग्राफिक के लिए हम सबसे पहले बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिस फ्रेमवर्क में हम डेटा एंट्री करेंगे और उस डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को स्टोर करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको आज बताया कि बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये कैसे कहते हैं। फिर लाइब्रेरी डेटाबेस में मैंने एक बेस्ट एग्जांपल उठाई वर्ल्ड कैट की, ठीक है, कि वर्ल्ड कैट दुनिया का सबसे बड़ा कैटलॉग है। फिर मैंने आपको बताया कि बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है, और हम फ्रेमवर्क किस में बनाएंगे, कोहा, क्योंकि हम कोहा को एज एग्जांपल ले रहे हैं हर एक चीज़ में, तो हम कोहा का मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क ये क्रिएट करेंगे। मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क क्रिएट करने के लिए हम टूल्स में जाएंगे और उधर फ्रेमवर्क पर क्लिक करेंगे, फिर न्यू फ्रेमवर्क पर क्लिक करेंगे और न्यू फ्रेमवर्क बनाएंगे, जिसको मैंने CDEF नाम दिया है, कस्टमाइज्ड डेटा एंट्री फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, मार्क स्ट्रक्चर में जाएंगे, मार्क स्ट्रक्चर में जाके हम जो बाद इंशाल्लाह हम जितने भी प्रेजेंटेशन है फिर उनको ख़त्म करेंगे, और ये भी आप लोग लिख लें कि हम बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क भी बनाएंगे। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क भी मैं आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे बनाते हैं। तो Yes, sir. आज के लिए इतना कोई जी सर। क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? नो सर। फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ।
आज जो कुछ हमने पढ़ा तो कितना परसेंट आप लोग को समझ आया इस क्लास में? मतलब आप लोग को समझ नहीं आई आज की क्लास की? सर थोड़ा समझ आई है सर। बस थोड़ा काफी है ना? थोड़ा आपको समझ आ गई, जब प्रैक्टिकली हम करेंगे तो थोड़ा और भी समझ आएगी, और फिर जब आप लोग इसको खुद करेंगे अपने घर में अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे, तो जी आपको सर। इंशाल्लाह 100% समझ आ जाएगी। यस सर। ये ऐसी चीज है कि कुछ खास कंप्यूटर समझ से नहीं आई सर, लेकिन हम कोशिश करेंगे, खुद इसको रिवाइज करेंगे। सर ये लिंक शेयर कर ले ये सर आप ग्रुप पे सर पे। इस वीडियो का, यस सर। हाँ ठीक है, ये वीडियो मैं आपको के लिए शेयर कर लूंगा। बदकिस्मती से वीडियो मैंने थोड़ी लेट स्टार्ट की है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें इंशाल्लाह कवर हो जाएगी, क्योंकि शुरू से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, लेकिन शुरू से रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं थी, लेकिन फिर बाद में मैंने उसको रिवाइज भी किया है, मतलब फर्स्ट स्लाइड से लेकर अभी तक जो कुछ हमने वो किया है Yes, वो sir. मैंने रिकॉर्डिंग में जी सर। अपलोड करके इसका लिंक शेयर करूंगा ताकि आप लोग आसानी से इसको देख सके, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें स्ट्रीम में जो है से डाउनलोड, और वाकई यहाँ से डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं खुद भी जब इसको डाउनलोड करता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम ये लेता है डाउनलोड होने में, लेकिन जब यूट्यूब पे आ जाती है तो वहाँ से डाउनलोडिंग जल्दी हो जाती है। यस सर। तो फिर मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर लूँगा, और इसको जब हम एक तो सर इंटरनेट का भी इशू होता है ना, इसी वजह से भी हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। अब जब हम ज्यादा कंसंट्रेशन देते हैं तब फिर इंटरनेट काम करना छोड़ देता है। बस इसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि ये वीडियो आप लोग फिर दोबारा देखा करें। जी ठीक है? सर ये ठीक है सर। ये वीडियो आप देखा करें तो उसमें तो फिर इंटरप्शन नहीं होती है ना, डाउनलोड करके आप लोग देखेंगे तो इन लोगों को फिर समझ आ जाएगी। इस वीडियो का ऑनलाइन क्लासेस का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप लोग क्या करते हैं, एनी टाइम आप उसको रिवाइज करके, अब अगर हम अपनी बात कर लें तो उस वक्त तो मोबाइल इतने आम नहीं थे कि जो हम लेक्चर्स हैं उनकी वीडियो बनाते हैं अपने टीचर्स की, तो हमारे लिए कंसंट्रेशन देना उस पे वो लाजमी होता, और जो भी हम नोट करते थे उसको रिकॉल करके फिर अपने नोट्स बनाते थे। आप लोगों के लिए तो बहुत आसानी है कि मतलब ये वीडियो आपके पास पड़ी है, एनी टाइम आप इसको जो है दोबारा देख सकते हो, तो आप लोग की रिवीजन हो जाती है। यस सर। लेकिन ये भी है ना सर, ये ऐसा वो है कि इसको हम अगर खुद आप हमसे करवाएं प्रैक्टिकली, अगर हम यूनिवर्सिटी में होते तो हम ज्यादा अच्छे से सीख सकते होते। वो तो ठीक है, वो तो ज़्यादा बेहतर होता ना, लेकिन अब मैं पता नहीं आप लोग थे या नहीं, एक ट्रेनिंग सेशन हम कंडक्ट कर चुके हैं करक यूनिवर्सिटी में वहाँ से रिलेटेड, लेकिन हो सकता है वो आप लोग के सीनियर स्टूडेंट्स थे ना, उनको हमने करवाया था। इसमें ये है ना कि अभी तो चूंकि ये वायरस की वजह से सब कुछ जो है बैन है ट्रेनिंग्स वगैरह, तो इस वजह से जो है हमारी एक्टिविटीज़ थोड़ी स्टॉप हो गई, अदरवाइज़ मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके इसकी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाता रहता हूँ। तो ये आप लोग की खुशकिस्मती है कि इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिकली ये चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, अदरवाइज ये बहुत कम लोग आप लोग देखेंगे कि आप लोग कोई प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हो कि हाँ आए आप देख लें कि आप डेटाबेस कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे या इसका फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे बिब्लियोग्राफिक, या मतलब जो भी हम कर रहे हैं इसका प्रैक्टिकल कहीं पे भी नहीं होता। इसके लिए फिर लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं और वहाँ से ये चीज़ सीखते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसी क्लास में मैं रह के इस सेमेस्टर में जितना मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों को वो पढ़ाऊँगा। दूसरी ये है ना कि ऑलरेडी मेरे और भी वीडियोस ऑनलाइन पड़े हैं, ठीक है? Yes, तो ये आप इस प्रेजेंटेशन की ये वीडियो और जो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊँगा, तो प्रैक्टिकल की भी मैं वीडियो रखूँगा, तो फिर आप लोगों के लिए और भी आसानी होगी कि मतलब बार बार आप उसको देख के खुद करेंगे। अब आप कह रहे हैं ना कि हम करते तो ज़्यादा, हमसे खुद करवाते तो ज़्यादा बेहतर। अब आप ही की Yes, क्लासेस में ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो मुझसे कांटेक्ट टेलीफोन पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि सर अभी हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इसमें ये मसला आ रहा है, हम क्या करें। तो उनको मैंने वैसे भी बताया और उन्होंने इंस्टॉल कर लिया है अपने लैपटॉप पे।
इसके अलावा मैंने तो आप लोग को ऑनलाइन भी बताया है कि ऑनलाइन आप इसको कैसे वो ऑपरेट करोगे, तो वो तो सबसे बेहतर है। मतलब किसी के पास इंस्टॉलेशन का वो नहीं है ऑप्शन, तो वो डायरेक्ट लाइव जाए और उसमें अपनी प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह इस सेमेस्टर के एंड तक आप लोग बहुत कुछ सीख लेंगे। सर रिकॉर्डिंग को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। हाँ, ये थोड़ा टाइम लेता है, इतना जल्दी नहीं होता है। आप लोग तो आसानी से कहते हैं कि चलो मैं 1 घंटा क्लास लेने से पहले भी बैठता हूँ, फिर 1 घंटा आप लोग के साथ क्लास लेता हूँ, 1 घंटे के बाद फिर मैं 1 घंटा और बैठता हूँ, क्योंकि वो डाउनलोडिंग इतना टाइम लेता है। फिर डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसकी थोड़ी सी मतलब डिटेल्स और दे देता हूँ, और फिर उसको जब यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो वो भी टाइम लेता है। यूट्यूब पे अपलोड करें मतलब इसमें कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा इसमें लगता है इस प्रोसेस में। Yes, मैं आप sir. लोगों के साथ शेयर कर सही। सर थैंक यू सर, कोई बात नहीं, टाइम लगा जाए, कोई बात नहीं। और इस तरह और 45 तो बहुत आज गायब था, अभी 5 मिनट हो गए हैं कि ऑनलाइन हुआ है। ये सर सर थोड़ा मसला था इसलिए। ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज। और जिन्होंने सर। प्रेजेंटेशन नहीं दी, जी सर हमने बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस की डिफिनीशन